वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसका इलेक्ट्रॉनिक सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। याद रखिएगा कि मैंने बताया था अभी कि किसी भी परमाणु जो होता है उसमें नाभिक होता है, नाभिक धनावेश होता है, ठीक ना। और नाभिक के बाहर ये कोष होता है और कोष को मान लीजिए हमने पहले कोष को n बराबर 1 रख दिया। पहले कोष को हमने n बराबर क्या रख दिया 1। ये नाभिक हो गया, ये हमारा कोष हो गया। हमने इसको बोल दिया n बराबर 1, ये पहला कोष है। याद रखिएगा पहले कोष में अधिकतम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष की हमने बात कर लिया, मान लीजिए n बराबर 2 है दूसरा कोष, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक ना। ये अपना है 3, n बराबर 3, तो तीसरा कोष है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी कितने जाते हैं 8। इस प्रकार से यदि हमको पता होगा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे, है ना। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं पहले कोष में, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसी तरह दूसरे कोष में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8। उसी तरह तीसरे कोष में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8, ठीक है। अब उसके बाद उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो फिर अगले वाले में बढ़ना पड़ेगा। खैर दिखाता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, मतलब इसमें प्रोटॉन भी है 1 और इलेक्ट्रॉन भी है 1। तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन भरना होता है। परमाणु क्रमांक 1 मतलब प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1। हमने लिख दिया क्या यहाँ पर 1। अब आपको लिखना है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 मतलब प्रोटॉन 2 और प्रोटॉन 2 तो इलेक्ट्रॉन भी 2। हम क्या लिखेंगे 2। अब आ गया लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो प्रोटॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन भी 3। लेकिन आपको पता कि पहले कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, 2 से कम जा सकते थे 1 गए, लेकिन 2 से अधिक नहीं जा सकते, तो लिखेंगे 2 और 1 3। उसी तरह बेरिलियम का 2 और 2, इसका 2 और 3, इसका 2 और 4, इसका 2 और 5, इसका 2 और 6, इसका 2 और 7, इसका 2 और 8। लेकिन अब पता है कि दूसरे कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो जब बात सोडियम की आएगी, जब बात किसकी आएगी सोडियम की, ठीक ना, सोडियम की बात आएगी, यानी से रिप्रेजेंट करते इसका 11 होता है, तो हम इसमें लिखेंगे 2 8 और 1। क्यों? क्योंकि दूसरे कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। यदि बात मैग्नीशियम की आएगी, मैग्नीशियम जिसका 12 होता है ना, हमको पता है जब भी बात मैग्नीशियम की आएगी दूसरे कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, 2 8 और 2। बात एल्युमिनियम की है 13 होता है, 2 8 और 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का क्या होगा 2 8 और 4। उसके बाद फास्फोरस का 2 8 और 5। उसके बाद सल्फर का क्या हो जाएगा 2 8 और 6। उसके बाद क्लोरीन का 2 8 और 7। उसके बाद क्लोरीन के बाद ठीक ना 17 होता है क्लोरीन का। उसके बाद आर्गन 18 क्या होता है 2 8 और 8। और फिर क्या होता है आर्गन के बाद पोटेशियम 19 2 8। अब बताइए मैंने बताया तीसरे कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो 2 8 8 और 1। और अपने को पता है कैल्शियम का होता है 20, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 2। इस प्रकार से हम 20 तक का, यानी मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Si मतलब सिलिकॉन, P मतलब फास्फोरस, S मतलब सल्फर, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, K मतलब Br नहीं Ar है आर्गन, K मतलब पोटेशियम और Ca मतलब कैल्शियम। ये है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोल देते हैं अपन, ठीक है, कि इसमें अंतिम कोष देख रहे हैं आप, अंतिम कोष। अंतिम कोष को ही हम, जो लास्ट सेल है उसे हम संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष, जो लास्ट सेल होता है उसे हम बैलेंस सेल बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं। और वैलेंस सेल में
संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी में उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन और इंग्लिश में उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोलेंगे इसका अंतिम कोष ये है, इसका अंतिम कोष ये चौथा कोष, ये K, ये L, ये M या N। कोषों को KLMN से या तो N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, ये चौथा कोष है और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। चौथा कोष इसका अंतिम कोष है, वही संयोजी कोष कहलाएगा और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इसका संयोजी कोष है 4, 1 2 3 4, लेकिन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1। इसका संयोजी कोष है तीसरा पर इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है 8। इसका संयोजी कोष है क्या, तीसरा, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 4 3 2 1। जो अंतिम कोष है वो संयोजी कोष, इसका दूसरा संयोजी कोष है, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या, दूसरा कोष है ना, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें गए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। याद रखिएगा 1 से लेकर के 10 के बीच में, 1 से लेकर के 10 के बीच में हीलियम और नियॉन 2 ऐसे तत्व हैं जो परमाणु होते हुए भी स्थायी हैं। परमाणु स्थायी नहीं होते, पर 1 से लेकर के 10 के बीच में 2 ऐसे तत्व हैं जो स्थायी हैं, वो है हीलियम और नियॉन। हीलियम क्यों स्थायी है, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और हीलियम में वो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। आपसे कोई बोलेगा नियॉन क्यों स्थायी है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो मतलब पहले से लेकर के 10 के बीच में 2 ऐसे हैं जो एटम होते हुए, परमाणु होते हुए भी स्थायी हैं, और वो यही है, ठीक है। उसके बाद आपके 11 से लेकर के 20 तक के बीच में, 11 से लेकर के 20 तक के बीच में आर्गन एक ऐसा है जो स्थायी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि तीसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए आर्गन जो है 18वां जो ऐसा तत्व है वो भी क्या है, स्थायी है। मतलब 1 से लेकर के 20 के बीच में 3 ऐसे तत्व हैं जो क्या है, अपने स्थायी हैं। वो कौन कौन से हैं आपको पता चल गया है, हीलियम यानी से नियॉन और Ar से आर्गन, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है, इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और जिसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसके अष्टक पूर्ण माने जाते हैं। वो ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि वो स्थायी होता है। लेकिन हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उसको स्थायी माना जाता है, इसलिए क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार से हम अंतिम कोष को संयोजी कोष भी जान गए और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इसका 8, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, ये तो 2 और इसका 1। जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम जान ही गए हैं, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद हम क्या जानना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता जानना चाहते हैं, और संयोजकता मतलब बैलेंसी पर बात करना चाहते हैं। चलिए आइए हम करते हैं बैलेंसी पर चर्चा। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद हम संयोजकता पर चर्चा करते हैं, और संयोजकता जिसे हम इंग्लिश में बैलेंसी कहते हैं। चलिए देखिएगा संयोजकता के बारे में कैसे जाने, संयोजकता को कैसे समझे, इन सारी चीज़ों पर अपन बात करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी के अंतिम कोष में मतलब संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम कोष में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो, ठीक ना, अंतिम कोष में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी संयोजकता होगी, वही उसकी संयोजकता होगी, वही उसकी संयोजकता होगी जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी के अंतिम कोष में मतलब संयोजी कोष में, अंतिम कोष को ही संयोजी कोष कहते हैं, अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी संयोजकता होगी। और यदि अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो और संयोजकता पता करना हो तो 8 से
उस अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं और जो प्राप्त होता है यहाँ पे वही कहलाता है क्या, उसकी संयोजकता। अब आप बोलेंगे ये बात कैसे कह रहे हैं, चलिए समझाइए। तो ध्यान से देखिए, इसके अंतिम कोष में, सोडियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, वही संयोजी। अंतिम कोष में 4, अंतिम कोष में 5, जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी संयोजकता है। बोलिए सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, बोले यही इसकी संयोजकता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 4। 4 या 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता है। लेकिन यदि 4 से अधिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 8 से घटा लेते हैं। तो बोलो 5 लिखा है, 4 से अधिक है, 8 में से 5 घटा दो, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि 8 में से 5 घटा दिए 3, 8 में से 6 घटा दिए 2, 8 में से 7 घटा दिए 4 से यदि अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 8 से घटा देते हैं। तो 8 में 8 घटा दो, कितना आएगा, 0। इस प्रकार से हमको पता चल गया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, है ना। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को देख करके हम संयोजकता पता कर लेते हैं किसी का भी। याद रखिएगा, उसी तरीके से यदि कोई आपसे बोल दे बताओ लिथियम की संयोजकता क्या होगी, तो आप सभी को पता चल गया आज के बाद लिथियम की संयोजकता 1 होगी, बेरिलियम की संयोजकता 2 होगी, आपकी बोरान की संयोजकता 3 होगी, कार्बन की संयोजकता 4 होगी, नाइट्रोजन की संयोजकता अब 5 हो गया ना, 4 से अधिक हो गया, 8 से घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3। ऑक्सीजन की संयोजकता 4 से अधिक है 6, इसीलिए 8 में से 6 घटा देंगे तो 2। फ्लोरीन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 7, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। मैंने कहा था यदि 4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो 8 से घटा देते, 8 में 7 गया 1, और नियॉन की 0। इस प्रकार आपको पता चल गया आज कि किस तरह से हम उसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं, है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कौन सा तत्व किस नंबर पे आता है। आप सभी को याद करना है कि पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है हीलियम, तीसरा तत्व है लिथियम, चौथा तत्व है बेरिलियम, पाँचवा तत्व है बोरान, छठवां तत्व है कार्बन, सातवां तत्व है नाइट्रोजन, आठवां तत्व है ऑक्सीजन, और जो है 9वां तत्व है फ्लोरीन, 10वां तत्व है नियॉन। उसी तरह से सोडियम आपका जो है 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये हमारे क्या हैं, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आपको क्या सिखाया, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन सिखाए। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते, संयोजकता कोष किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष को ही संयोजकता कोष कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं समझ पा रहे, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है लेक्चर 2 में, है ना। लेक्चर 2 में आज हमने ये चर्चा कर ली कि किस प्रकार से, है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और सारी चीज़ें कैसे पता करें। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कैसे फॉर्मूले बनाएं, कैसे सूत्र बनाएं, है ना, इन चीज़ों पे हम विचार करेंगे। यदि जल का फॉर्मूला, है ना, H2O है, यदि जल को हम H2O लिखते हैं तो जल को H2O क्यों लिखते हैं, यदि हम नमक को NaCl लिखते हैं तो नमक को NaCl क्यों लिखते हैं, नहीं समझ पा रहे। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कहाँ पर, अगले लेक्चर में, क्योंकि वहाँ पे हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। लेकिन हाँ, ऑलरेडी आपको पहले से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। यदि आपसे ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आपसे नहीं बनेगा। यदि आप लेक्चर 2 देख रहे हैं तो आप पहले लेक्चर 1 देखिए, है ना। लेक्चर 1 देखने के बाद आप इसका लेक्चर 2 देखिए, और लेक्चर 2 यदि देख चुके होंगे तो आप लेक्चर 3 देखिएगा, और लेक्चर 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।